अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर तोगाई काई कबीले में आता है। उस्मान भी अपनी सरदारी खेमे से बाहर आ जाता है और तोगाई का नाम पुकारता है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान तोगाई की तरफ बढ़ने लगता है। तोगाई कहता है, देखो उस्मान, मैं अकेला आया हूँ। उस्मान गुस्से से कहता है, क्या तुम यहाँ मरने की ख्वाहिश लेकर आए हो? तोगाई कहता है, मुझे मौत तब आती है जब मैं उसे बुलाता हूँ। बमसी साहिब सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, तेज़ी से कबीले के आसपास जांच के लिए जाओ, हो सकता है ये हमारे लिए घात लगा कर आया हो। ये सुनकर दो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। तोगाई उमर बे की तरफ देखता है और फिर उस्मान से कहता है, अब लड़की मेरे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि वो ज़िंदा रहे तो तुम्हें गवर्नर आरिस को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनकर उस्मान कुछ सोचता है और फिर तोगाई के करीब आते हुए कहता है, अगर तुमने उस लड़की के बाल को भी छुआ तो फिर मैं तुम्हारी हड्डियों को चीर कर तुम्हारी खाल अपने कबीले में लटका दूंगा। तोगाई कहता है, अगर तुम चाहते हो कि उमर की बेटी ज़िंदा रहे तो जब सूरज बिल्कुल सर पर मुझे गरमा रहा हो तो गवर्नर आरिस को कारा जाहिर के मकाम पर ले आना। ये सुनकर उस्मान और उमर बे दोनों एक साथ तोगाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तोगाई उन्हें रोकते हुए कहता है, अगर तोगाई ज़िंदा रहा तो लड़की ज़िंदा रहेगी। तोगाई कहता है, एक वक्त था उस्मान जब तुम्हारे और हमारे आबा व अजदाद एक ही आसमान की पूजा करते थे। हम जिस आसमान को सलाम करते थे वो तकसीम हो गया है और अब हम अपने अपने रस्तों पर चल पड़े और इन रस्तों को सिर्फ खून ही साफ़ कर सकता है। तोगाई कहता है, जब वक्त आएगा तो हमारे वालिदैन ने जो काम अधूरा छोड़ा था उसे हम पूरा करेंगे। उस्मान तोगाई से कहता है, तुम भी अपने बाप की तरह ख़वातीन को अगवा करके उससे निपटोगे। तुम जैसे मुजरमों के साथ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। उस्मान कहता है, मैं इस नीले आसमान तले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तोगाई कहता है, अच्छे दुश्मन बुलंद होते हैं। अब गवर्नर को तुम वक्त पर ले आना। अगर सूरज तले मेरा साया लंबा हुआ तो लड़की का सर कबीले में सजावट के तौर पर पेश किया जाएगा। तोगाई उस्मान से पूछता है, अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? उस्मान कहता है, सिपाहियों, इसे जाने का रास्ता दो। ये सुनकर सिपाही तोगाई का रास्ता साफ कर देते हैं। इसके बाद तोगाई अपने घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से चला जाता है। तोगाई के जाने के बाद उमर बे गुस्से में आकर उस्मान से कहते हैं, आपने उसे क्यों जाने दिया उस्मान साहिब? अगर मैं होता तो उसे मसल कर उसकी हड्डियाँ कुत्तों के आगे डाल देता। उस्मान कहता है, उमर साहिब, मैं बेटी को बाप की गलतियों की सज़ा नहीं देना चाहता। अब आप मेरे साथ खेमे में तशरीफ़ लाएँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये कहकर उस्मान अंदर सरदारी खेमे की तरफ चला जाता है। अंदर गवर्नर आरिस अभी तक दस्तरख्वान पर बैठा था। उस्मान अंदर आकर गवर्नर आरिस से कहता है, ख़ुद को इस कदर दोष मत दें और अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम कर जाएं। फिर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, गवर्नर आरिस को यहाँ से ले जाओ। सिपाही जब गवर्नर आरिस को वहाँ से ले जाते हैं तो इसी दौरान उमर बे सरदारी खेमे में दाखिल होता है। उस्मान साहिब उमर बे पर काफ़ी गुस्सा थे। उस्मान उमर बे से कहते हैं, उमर साहिब, आप जैसा अक्लमंद शख्स किस तरह ऐसी गफलत करके मलून खातून को निकोला के पास रवाना कर सकता है? क्या आप नहीं जानते कि हमारी दुश्मनी चल रही है? उमर बे कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को एलची बनाकर तोगाई को हवाले करने का पैगाम देकर भेजा था। उस्मान उमर बे की बात काटते हुए कहते हैं, मेरी इजाज़त के बगैर आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर उमर बे कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं उस्मान? आपने हमें किस मामले में शरीक किया है कि अब आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं और मुझे ये सब करने पर मजबूर करने वाले आप हैं? अगर आप तोगाई को तलाश कर चुके होते तो मैं ऐसा कुछ न करता। उस्मान अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से से कहता है, उमर साहिब, मैंने कहा था कि अपनी हदूद मत फैलाएंगे, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब ये मेरी आपको आखिरी तंबीह है, आप अगली बार मुझसे पूछे बगैर कोई हरकत नहीं करेंगे। उमर बे कहता है, आपका फ़ैसला क्या है उस्मान साहिब? हमें अभी बता दीजिए। उस्मान कहता है, मैं सरदारान को जमा करके अपना फ़ैसला सुनाऊँगा। दूसरी तरफ एनागोल किले में मलून खातून एक जेल में पड़ी थी। इसी दौरान सिपाही जेल के दरवाजे पर आता है और मलून खातून को देखते हुए कहता है, इसे क्या हुआ है? क्या ये मर तो नहीं गई? फिर सिपाही मलून खातून को आवाज़ लगाकर उठाने की कोशिश करता है मगर मलून खातून कोई हरकत नहीं करती। इसके बाद सिपाही जेल का दरवाज़ा खोल देता है और मलून के पास आकर मलून को जगाने की कोशिश करता है। इसी दौरान मलून खातून सिपाही को दबोच लेती है और उसका खंजर निकाल कर उसी के सीने में घोंप देती है। फिर मलून सिपाही की तलवार भी निकाल लेती है और जेल वाले कमरे से भाग जाती है। दूसरी तरफ एनागोल के करीब अलाजा खातून और बाकी सिपाही मलून खातून का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर गुजरने के बाद अलाजा मलून के ख़ास सिपाही से कहती है, मलून खातून का इतने तवील वक्त तक अंदर रहना कोई खैर की अलामत नहीं है। फिर अलाजा एक सिपाही से कहती है, कबीले जाओ और सरदार को ख़बर करो। ये सुनकर सिपाही वहाँ से जाने लगता है मगर इसी दौरान एक तीर आकर उनके पास मौजूद दरख्त में लगता है। ये देखकर अलाजा और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इसी दौरान बजंतीनी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, अपने हथियार फेंक दो और हमारे साथ किले चलो। दूसरी तरफ मलून खातून किले की जेलों से भाग रही थी। इसी दौरान मलून का सामना दो बजंतीनी सिपाहियों के साथ हो जाता है। मलून उन सिपाहियों पर हमला कर देती है
और बड़ी फुर्ती के साथ दोनों बजंतीनी सिपाहियों को कत्ल कर देती है। इसके बाद मलून खातून दोबारा आगे बढ़ने लगती है। मलून जब एक जगह पर पहुंचती है तो सामने से हेलन, अलाजा और बाकी सिपाहियों को गिरफ्तार करके आ रही थी। हेलन मलून को देखती है अलाजा की गर्दन पर अपना खंजर रख लेती है और मलून से कहती है अपने हथियार फेंक दो वरना तुम्हारे सारे सिपाही मारे जाएंगे। ये सुनकर मलून अपनी तलवार और खंजर फेंक देती है। इसके बाद बजंतीनी सिपाही मलून खातून और उसके बाकी सिपाहियों को पकड़कर दोबारा जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान सरदारी खेमे में कुछ अहम सरदारान के साथ बैठा था। गुंदूस कहता है मलून खातून को काफरों के कब्जे में नहीं छोड़ा जा सकता उस्मान, मैं तो कहता हूँ कि किलेदार को हवाले करके मलून खातून को हासिल कर लेते हैं। ये सुनकर बमसी साहब कहते हैं हमें निकोला को उसकी बिल से बाहर निकालना होगा। अगर हमें मलून खातून के ज़िंदा होने का यकीन हो जाता है तो हमें ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए जिससे मलून खातून की जान भी बच जाए और गवर्नर आरिस भी हमारे पास रहे। बमसी साहब उस्मान से कहते हैं उस्मान मैं तो कहता हूँ हमला करके मलून खातून को छुड़ा लेते हैं। उस्ताद दाऊद कहते हैं उस्मान मुझे डर है कि कहीं निकोला भी यही कुछ न सोच रहा हो जो कि अभी बमसी साहब ने कहा है, यानी कि वो किलेदार को हासिल करना चाहता हो और वो मलून खातून को भी हमारे हवाले न करे। दुंदार कहता है तबादले का मैदान जान की बाजी लगाने जैसा होता है उस्मान, हमें खेल के अंदर खेल रचाना होगा। सरदारान की बातें सुनकर उस्मान उमर बे से कहते हैं सुन रहे हैं उमर साहिब, आपकी इन गलतियों को सुधारने के लिए अब मैं हमला करूँगा। उमर बे पूछते हैं आपके इरादे क्या हैं उस्मान, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उस्मान कहता है उमर साहिब आप मज़ीद कुछ अरसा हमारे मेहमान रहें, अपने खेमे में आराम फरमाएं, मसला हम खुद हल कर लेंगे। ये सुनकर उमर बे गुस्से से कहते हैं उस्मान साहिब क्या ये आराम का वक्त है, मैं भी तबादले के मैदान में आना चाहता हूँ। उस्मान कहता है उमर साहिब आप एतराज़ करने की हालत में नहीं हैं, बल्कि आप अपनी गलती की वजह से मेरी ताबेदारी की हालत में हैं। ये सुनकर उमर साहिब गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बेटी मेरी है, मुझे बताए बगैर कैसे काम किया जा सकता है। उस्मान भी गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है अब क्या आप मुझे काम करने का तरीका सिखाएंगे। बाकी सरदारान भी खड़े होने लगते हैं तो उस्मान उन्हें हाथ के इशारे से रोक लेता है। उमर बे कहता है ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी दोस्ती नहीं लाती उस्मान। उस्मान उमर बे के पास आकर कहता है दोस्ती बाकी रहे, दोस्ती सलामत रहे, वरना आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद उस्मान सिपाहियों को आवाज़ लगाता है तो दो सिपाही अंदर आ जाते हैं। उस्मान सिपाहियों से कहता है उमर साहिब को इनके खेमे में ले जाओ। ये सुनकर उमर बे सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। उमर बे के जाने के बाद उस्मान सरदारी नशिस्त के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है निकोला फिर से चाल चलेगा, मगर मैं उसके लिए जाल बिछाऊंगा। मैं सिपाहियों के साथ तबादले के मैदान में पहुंचकर मोर्चे संभालूंगा और निकोला को इसका इल्म नहीं होगा। उस्मान सरदारों को बताते हुए कहता है बाकी सिपाही हमारे बाद किलेदार को ले आएंगे। अगर निकोला ने धोखाबाजी से काम लेना चाहा तब मैं खुद मैदान में उतर कर उसे मौत के घाट उतार दूंगा। उस्मान सरदारान से कहता है शाबाश फ़ौरन हरकत में आ जाएं। ये सुनकर सब सरदारान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में मलून और उसके सिपाहियों के हाथ बांध दिए गए थे। इसी दौरान कुछ बजंतीनी सिपाही खाना लाकर वहां रख देते हैं। कुछ देर बाद तोगाय वहां आता है तो मलून का सिपाही तोगाय की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तोगाय मलून के पास आता है तो मलून पूछती है क्या चाहते हो। तोगाय कहता है मलून तुम बहुत सी जानें ले चुकी हो, बहुत सा खून बहा चुकी हो, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सुन रखा है। तोगाय खाने की तरफ देखते हुए कहता है मैं खाना लाया हूँ, खा लो ताकि जान में जान और खून में गर्मी बाकी रहे। मलून कहती है यहाँ से हम में से कोई एक ही जिंदा जाएगा और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तोगाय कहता है अपना पेट भर लो ताकि कबीले लौटते वक्त जिस्म में मुनासिब ताकत मौजूद हो। ये सुनकर मलून खातून गुस्से से कहती है तुम क्या चाहते हो तोगाय, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तोगाय कहता है खौफज़दा होना तुम जैसी हुनरमंद लड़की पर जचता भी नहीं है। यह कहकर तोगाय वहाँ से जाने लगता है तो मलून कहती है जहन्नुम में जलोगे तोगाय। तोगाय के जाने के बाद अलाजा मलून से पूछती है इन बेगैरतों का क्या मकसद है मलून। मलून कहती है देखते हैं अलाजा। इसके बाद बजंतीनी सिपाही सब के हाथ खोल देते हैं ताकि वो आसानी के साथ खाना खा सकें। दूसरी तरफ उस्मान और बाला सरदारी खेमे में मौजूद होते हैं। उस्मान को टहलता देखकर बाला कहती है आप बिल्कुल सुकून महसूस नहीं कर रहे, आपको इस कदर परेशान करने वाली क्या चीज़ है हजूर। उस्मान कहता है मैं परेशान नहीं हूँ बल्कि गुस्से में हूँ बाला। बाला कहती है क्या आपको मलून खातून की कैद हो जाने की वजह से गुस्सा है। ये सुनकर उस्मान अपनी आंखें बंद करता है और फिर बाला के पास आकर कहता है मेरा हदफ क्या है बाला, बताओ ज़रा मेरा मकसद क्या है। कोलोज हिसार की फ़तह के वक्त मैंने क्या कहा था। बाला कहती है आपने एनागोल के बारे में बोला था। उस्मान कहता है हाँ अब भी मैं एनागोल कह रहा हूँ, बूसा कह रहा हूँ और सल्तनत कह रहा हूँ। उस्मान बाला से पूछता है मगर मेरा दुश्मन क्या कर रहा है। बाला कहती है आपको रोकने के लिए मुख्तलिफ चालें चल रहा है। उस्मान बाला से पूछता है अच्छा और मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। बाला कहती है वो आपके बोझ में इजाफा कर रहे हैं, आपको मकसद से हटा रहे हैं, आपकी फतूहात में ताख़ीर की वजह बन रहे हैं। उस्मान कहता है इसी वजह से मैं गुस्सा हूँ बाला, इसी वजह से मेरे अंदर आग लगी हुई है।
ये सुनकर बाला अपनी नज़रें झुका लेती है। उस्मान बाला से कहता है मगर तुम मेरे पीछे पहाड़ की तरह खड़ी हो। बाला कहती है मैं हमेशा खड़ी रहूंगी उस्मान। अगली सुबह उस्मान और उसके सिपाही तो गाय के बताए हुए मकाम की तरफ सफ़र कर रहे थे। गुप्तोग और कुछ मजीद सिपाही गवर्नर आरिस को भी पीछे से ला रहे थे। इसी दौरान एक तीर आकर गवर्नर आरिस के सीने में लगता है। गुप्तोग ऊंची आवाज़ में कहता है यहाँ जाल है, गवर्नर आरिस की हिफाजत करो। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं और गवर्नर आरिस के सामने अपनी ढालें रख लेते हैं। गवर्नर आरिस को लगने वाला तीर तो गाय ने चलाया था। गवर्नर आरिस कुछ देर की तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर तोगाय अपने घोड़े की तरफ भागता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। गुप्तोग कहता है सिपाहियों फ़ौरन आग जलाओ, हम जख्म का इलाज करेंगे। ये कहकर गुप्तोग गवर्नर आरिस के सीने में लगा तीर तोड़ देता है और कहता है गवर्नर आरिस का जिंदा रहना ज़रूरी है। जारकुताई आरिस को देखते हुए कहता है ये जिंदा नहीं बचेगा। गुप्तोग कहता है ये किसने किया जारकुताई, ये किसने किया। जारकुताई कहता है हदफ पर लगने वाला तीर सिर्फ एक जान नहीं लेता बल्कि हज़ारों जाने जाने का सबब बनता है और ये तीर सीधा हदफ पर आकर लगा है। इसी दौरान गवर्नर आरिस की सांसें रुक जाती हैं और गवर्नर आरिस मर जाता है। ये देखकर सल्तूक कहता है हम जनाब से क्या कहेंगे, अल्लाह हमें जनाब की गज़ब से बचाए। ये सुनकर गुप्तोग एक ऊंची चीख मारता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके बाकी सिपाही एक जगह पर घात लगाकर बैठे थे। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है मलून खातून के हासिल होने का यकीन होते ही मेरे इशारे पर आप लोग एक साथ हरकत में आ जाएंगे। आज ये काम तमाम हो जाना चाहिए। इसी दौरान सल्तूक भागता हुआ वहाँ आता है तो तमाम सिपाही खड़े हो जाते हैं। उस्मान पूछता है क्या बात है सल्तूक। सल्तूक कहता है गवर्नर आरिस रास्ते में मारा गया। ये सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और उस्मान सल्तूक के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। इसके बाद उस्मान गुस्से की हालत में अपने सिपाहियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।